हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है और साथ ही आपकी लाइफ के लिए आपको अपनी आप बारे में समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप जीवन जी रहे हैं और उसकी बेसिक यूनिट क्या है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट सेल ही होती है, जिसको हिंदी में हम कोशिका भी कहते हैं। तो बहुत ही ईज़ी वे में और बहुत ही अच्छे कुछ टॉपिक्स और कुछ एनसीईआरटी की लाइन्स को इंक्लूड करते हुए मैं ये चैप्टर आपको आज समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ सेल। सेल क्या होती है? सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नोन एज सेल। किसी भी जो जीव है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसी को हम बोल देते हैं सेल। ठीक? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब जैसे कि नेम सेज कर रहा है, यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल से बना हुआ, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है, वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म दियर लाइफ फंक्शन। वो इंडिपेंडेंटली मतलब किसी और सेल पर ना डिपेंड होकर खुद से ही अपने लाइफ प्रोसेस की हर एक चीज़ों को पूर्ण कर रहा है, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल अमीबा। अमीबा आपने देखा होगा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। सेल इज एसेंशियल फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग। किसी भी इंडिपेंडेंट की लिविंग के लिए सेल मतलब एटलीस्ट एक सेल मतलब यूनिसेलर तो होना ही आवश्यक है किसी भी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। विदाउट एनी सेल कोई भी चीज़ को हम लिविंग नहीं बोल सकते हैं। इसकी डिस्कवरी आइए जान लेते हैं। डिस्कवरी कैसी हुई? किसी ने तो पहले इसको देखा होगा। सबसे पहले फर्स्ट लाइफ सेल, जो फर्स्ट लिविंग सेल होती है, उसको देखा था एंटन वॉन लियोवेनहॉक साहब ने। सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। अब बात करेंगे सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गन नहीं ऑर्गेनल, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। जो न्यूक्लियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे सेल के अंदर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस होता है। इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। माइक्रोस्कोपी एडवांस लेड टू डीपर सेल स्ट्रक्चर इनसाइड। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल तो काफ़ी इजीली वे में हम सेल्स को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, पर पहले ऐसा नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ और एडवांस होते गए, वैसे वैसे हम सेल के बारे में और अच्छी नॉलेज गेन करते गए। अब बात करेंगे सेल थ्योरी की। ठीक है, ये थ्योरी दी गई थी, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर थ्योरी दी थी। तो इसके कंट्रीब्यूटर्स क्या थे, किन्होंने इस थ्योरी को दिया था? माथियस क्लीडन, प्लांट्स, स्वान, एनिमल्स और रोडोल्फ वर्को ने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कोई भी जो पहले सेल है उससे ही आगे नया सेल बना है। स्लीडन, स्वान और ये वर्कआउट, 3 नाम याद कर लीजिएगा, इन्होंने मिलकर ही सेल थ्योरी डिज़ाइन की थी। अब बात करेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से और सेल के प्रोडक्ट से ही मिलकर बना होता है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी सेल पहले से मौजूद सेल से बने होते हैं। हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी टू इंक्लूड सेल डिवीजन? किसने मॉडिफाइड किया था? चलिए मैं आपको डीप में समझाता हूँ, ठीक है। स्लीडन और सॉन, ये 2 साइंटिस्ट पहले आए, इन्होंने बताया कि सेल होती है, सेल से ऑर्गेनिज्म बना होता है। और सबसे पहले स्लीडन ने प्लांट सेल को देखा, सपोज दैट, और स्वान ने एनिमल सेल को देखा, एनिमल में सेल को देखा। अब वर्काउ साहब आते हैं और इन्होंने मॉडिफाई किया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ वर्काउ। इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ फॉर योर एग्जाम। अब बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल की, मतलब सेल को हम थोड़ा थोड़ा डीप में अब समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, अब बात करेंगे हम मेम्ब्रेन के टर्म में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट जो होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्लस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। और हालांकि एनिमल में केवल मेम्ब्रेन पाई जाती है, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैं आगे आपको डीप में बताऊंगा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या अंतर होता है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। मेम्ब्रेन बाउंड इन यूकैरियोट एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट्स मतलब जो हाईली एडवांस्ड, जो सबसे पहले आए प्रोकैरियोट, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब लिविंग, जो प्रिमिटिव वाले, जो सबसे पहले यूनिसेलुलर से जहाँ शुरुआत हुई, वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता था वो एब्सेंट होता था, उसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता था। और जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट में आया। जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस आया, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, प्रो जो प्रोकैरियोटिक है,
प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक मेम्ब्रेन बाउंड, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये याद कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखा गया है एग्जाम्स में। मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं? ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ये जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और आगे के अभी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे मैं हर एक ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की। राइबोसोम ऑल सेल्स में पाया जाता है, इसको भी ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। राइबोसोम जो कि ऑल सेल्स में पाया जाता है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और ये भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली होता है। अब बात करेंगे सेल डाइवर्सिटी की, कि कैसी कैसी सेल, हालांकि बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं पर यहाँ मैं आपको कुछ सेल्स दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हमारे जो ब्लड में पाई जाती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये राउंड और बाई कॉन्केव होती हैं, ठीक। बाई कॉन्केव ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। वाइट ब्लड सेल अमीवाइड होती हैं, अमीवाइड मतलब जिसका कोई शेप ना हो। कॉलमनार एपिथेलियल सेल ये लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं। नर्व सेल देख लीजिए, ये है हमारी नर्व सेल। ये हो गए ट्रैकिट्स, ये हो गई मेसोफिल सेल। तो ये कुछ सेल्स हो गई, उसके टाइप्स हो गए, उसका डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, तो कभी पहचानने को आए तो आप पहचान लेंगे। अब बात करेंगे साइज के बारे में, डाइवर्सिफाई करते हैं साइज, शेप और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। साइज के बेसिस में सबसे जो छोटी सेल पाई जाएगी वो होगी माइकोप्लाज्मा। ये 0.3 म्यू मतलब म्यू मीटर नाप ली जाती है, और बैक्टीरिया 3 से 5 म्यू मीटर, और आरबीसी जो है वो 7 अप टू इन डायामीटर। देख लीजिए ये डायामीटर में है, अगर कहीं रेडियस पूछ लेता है तो जस्ट इसका डबल कर देना, ठीक। तो साइज के टर्म में ये डाइवर्सिफाई हमने कर दिया, तो ये भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच सेल। ऑस्ट्रिच सेल से यहाँ हमारा मतलब है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। शेप की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल शेप्स होते हैं, और ये शेप्स जो हैं उनके फंक्शन में भी काफ़ी मदद करते हैं, यानी जो रोल होता है शेप से डिफाइन होते हैं उनके काम की बेसिस पे, ठीक। जैसे डिस्क शेप, ब्रांच शेप, कॉलमनार हो गया और इर्रेगुलर हो गया। अब हम चलिए जान लेते हैं, डीप में चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जो प्रिमिटिव एनिमल्स आए थे, सबसे पहले धरती पे जो एनिमल्स आए थे, हम उनकी सेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जो हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, पीपीएलओ हो गया। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ कई बार बोल दिया जाता है। तो ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हो गए। इनका शेप साइज जान लेते हैं, ये कैसे दिखते हैं। बैसिलस हो गए रॉड शेप, कोकस हो गए स्पाइरल शेप, विब्रियो हो गए कॉमा शेप, स्पाइरलम हो गए स्पाइरल शेप। तो ये शेप है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अब बात कर लेते हैं इससे कंपोनेंट्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें सेल वॉल देखी गई है, ठीक, सेल वॉल। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगी। अब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को गो थ्रू, मतलब अपने से पास होने देगी या अपने से बाहर जाने देगी। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड मतलब नेक्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए मतलब जिस पे कवरिंग ना हो। ओपन डीएनए मतलब उसी सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा सर्कुलर जो डीएनए होता है, यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर इसमें होते हैं। प्लाज्मिड के बारे में हम बायोटेक वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका मेन रोल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस की। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर, लूज शीथ और कैप्सूल थिक टब, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? स्लाइम लेयर होती है, ठीक। स्लाइम लेयर मतलब चिपचिपी लेयर होती है, ठीक। लूज होती है और ये कैप्सूल के तरीके से होती है। थिक एंड टफ, थिक होती है, टफ होती है। उसके बाद होती है सेल वॉल, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 हो गए, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया कैन बी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। तो इसको मैं डीप में आपको समझाता हूँ। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ग्राम, उन्होंने कई सारे बैक्टीरियाज लिए और उनको स्टेन करना शुरू किया। तो जिन बैक्टीरियाज ने स्टेन जो डाई डालते हैं हर कलर की होती है, तो उसको रिटेन कर लिया, मतलब
वॉश करने के बाद वो कलर नहीं लूज़ कर रहे थे, वो उसी कलर में, डाई के ही कलर में बने थे, उन्हें बोला गया ग्राम पॉजिटिव। और जिन बैक्टीरिया ने कलर लूज़ कर दिया, कलरलेस हो गए या फिर अपने नेचुरल कलर में आ गए, उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बात कर लेते हैं मीज़ोज़ोम्स की, इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। सपोज़ दैट ये कोई मेम्ब्रेन है, तो इसकी जो इनर फोल्डिंग है, मतलब अंदर की तरफ एक ग्रुप्स बना के जो फोल्डिंग हो गई, इनफोल्डेड मेम्ब्रेन को ही बोला गया मीज़ोज़ोम। मीज़ोज़ोम का एग्जांपल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं कहूँगा हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सीक्रेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मीज़ोज़ोम्स करता है सेल के अंदर। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और ये इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन से बना होता है। चलिए जान लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, क्रोमेटोफोर्स, पिगमेंट्स, तो ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। फ्लैजिला किसका एक्सटेंशन होता है? फ्लैजिला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। इसका काम क्या होता है? मूवमेंट, और इसमें 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल, बॉडी, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पिलाय की बात कर लेते हैं, मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन एंड फिम्ब्रियाई की बात कर लेते हैं, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक अटैचमेंट, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, ये सेल को किसी भी जैसे रॉक हो गई या नीचे ओशन का जो सरफेस हो गया उसमें अटैच होने के लिए ये हेल्प करते हैं। फंक्शन ऑफ मीज़ोज़ोम इन प्रोकैरियोट्स देखिए पूछ लिया गया है, तो ये रहे इसके फंक्शन, याद कर लीजिएगा, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक, अब बात करेंगे राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी की। राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। राइबोसोम का जो साइज होता है ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, और इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं 70S, देख लीजिए। अब जैसे कि नॉर्मल जो होगा वो 70S को हम जैसे ब्रेक करते हैं तो 50 और 20 में ब्रेक कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ये सब यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट होती है नापने की राइबोसोम्स के साइज़ को, और 70S को हम ब्रेक करते हैं 50S और 30S के टर्म में। अब बात करेंगे हम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम, जो मल्टीपल राइबोसोम ऑन mRNA को हम बोल देते हैं पॉलीसोम। जो कई सारे राइबोसोम होते हैं mRNA पे उसको हम पॉलीसोम बोल देते हैं। इंक्लूजन बॉडी की बात कर लेते हैं। स्टोरेज, फॉस्फेट, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन और ग्लैनुल्स जो होते हैं इनको हम बोल देते हैं इंक्लूजन बॉडी। का काम होता है स्टोरेज, और गैस वैक्यूल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडी? तो इंक्लूजन एंड गैस वैक्यूल, स्टोरेज और गैस वैक्यूल, ये इंक्लूजन बॉडी का काम होता है। तो ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम आगे बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में।